ऑल राइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह हमारी S1 की स्टैटिस्टिक्स 1 की पहली क्लास है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज द फर्स्ट टॉपिक। P1 में हमारे पास 8 टॉपिक्स थे, उसकी वेटेज थी 60% और S1 की वेटेज है 40% और S1 के मार्क्स हैं 50 और ये 1 आवर 15 मिनट्स का पेपर है। 50 मार्क्स इसके टोटल है। इसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में मैंने इसको 5 कैटेगरीज में ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरिएशन। अगली है मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस इजियर। थर्ड इज स्टेम एंड लीफ डायग्राम एंड बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। फोर्थ है हिस्टोग्राम एंड फिफ्थ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। तो ये पांचों चीजें जो हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट है। उसके बाद फिर हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है और हमारे पास जो है वो फिर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है जिसमें बाइनोमियल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और फिर हमारे पास एक लास्ट लास्ट टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम पहले टॉपिक का आगाज कर रहे हैं और पहले टॉपिक की पहली कैटेगरी का आगाज कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो ऑलरेडी हमने ओ लेवल्स और IGCSE मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई। स्टैटिस्टिक्स जो है उसको हमने अच्छी तरह से स्टैटिस्टिक्स में हमने मीन मीडियन मोड निकालना सीखा है। तो आज हमने ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो देखे हुए हैं। वेरिएशन के अंदर हमने सारे मेजर्स नहीं देखे हुए, जो नहीं देखे हुए वो भी इंशाल्लाह अब हम देखेंगे। तो आज हम आगाज करते हैं सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं और इसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा जाता है। तो देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी: मीन, मीडियन एंड मोड। बट व्हाट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? The measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data. This single value condenses a particular data set and allows us to compare one set of data with another. देखिए स्टैटिस्टिक्स की अगर हम खासकर बात करें ना, तो स्टैटिस्टिक्स is all about making certain calculations to be able to make informed decisions. हम क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं? ताकि हम कुछ ऐसी कैलकुलेशंस कर सकें जिसकी बेसिस पर हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो होता यह है कि मिसाल है, अगर लेट सपोज एक टीचर जो है दो सेक्शंस को पढ़ा रहा है, साइंस एंड कॉमर्स, एंड नाउ ही हैज टू डिसाइड कि किस क्लास को ज्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है या एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है या किसको एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है। तो व्हाट ही कैन डू, ही कैन मेक सम कैलकुलेशंस। वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बना के दोनों क्लासेस को देगा एंड देन ही विल सी कि किस क्लास ने बेहतर परफॉर्मेंस दी। हाउ विल ही जज दैट? एक टेस्ट जब वो देगा तो उसके बाद वो एवरेज परसेंटेज निकालेगा दोनों क्लासेस की। तो अगर साइंस की एवरेज परसेंटेज ज्यादा आती है और कॉमर्स की कम आती है तो वो समझ जाएगा कि कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स वीक हैं एंड कॉमर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है। तो ये फैसला तभी होगा जब एवरेज निकाला जाए। इसीलिए एवरेज, वो एवरेज जो जिसको हम नॉर्मली मीन कह रहे होते हैं, मतलब जो मीन जिसको हम यूजुअली हम कॉमनली जो हम एवरेजेस की बात करते हैं वो मीन होता है बेसिकली ना। तो एवरेज परसेंटेज अगर हम दोनों क्लासेस की निकालेंगे, जिसकी एवरेज परसेंटेज कम होगी उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होगी। तो हमने कैलकुलेशंस की तो हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग सर्टेन कैलकुलेशंस एंड देन मेक सर्टेन डिसीजंस। टू बी एबल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, प्रॉपर कैलकुलेशंस होनी चाहिए ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो इसी तरह मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उन मेजर्स को कहा जाता है जो पूरे डाटा को समराइज करते हैं एक सिंगल वैल्यू की फॉर्म में। और वो सिंगल वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जिसकी बेसिस पर हम वन सेट ऑफ डाटा को दूसरे सेट ऑफ डाटा से कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब सोचें जरा, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहते हैं? सेंट्रल का मतलब होता है बीच की चीज, समवेयर समथिंग इन द मिडल, राइट? एंड टेंडेंसी मींस होता है, टेंडेंसी मींस झुकाव। उर्दू का मतलब इसका निकाला जाए तो टेंडेंसी मींस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग, टेंडेंसी टू डू समथिंग, तो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स समथिंग। तो सेंट्रल और टेंडेंसी ये दोनों साथ क्यों आए? क्योंकि इस वक्त हम ऐसे मेजर्स पढ़ रहे हैं जो कि एवरेजेस हैं। इसका मतलब वो सेंट्रल सेंट्रल वैल्यूज होंगी एंड वो वैल्यूज होंगी जिस पे तमाम वैल्यूज की रिलायंस होगी और तमाम वैल्यूज की टेंडेंसी इस एक सिंगल वैल्यू की तरफ होगी। इसका क्या मतलब? दिस सिंगल वैल्यू इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में जितने लोग हैं
उन सबको रिप्रेजेंट करेगी ये सिंगल वैल्यू। अच्छा, मेरी हमेशा कोशिश है थ्योरेटिकली मैं काफी स्ट्रॉन्ग करूं आपको, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली ये जो टॉपिक नंबर 1 है इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वैसे तो थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं आती, स्टैट्स में 2-3 नंबर की थ्योरी आपको नजर आएगी, 2-3-4 नंबर की। बाकी 50 मार्क्स में से सारी कैलकुलेशन ही हैं एक्सेप्ट 2-3-4 मार्क्स। बट स्टिल बहुत कर ले तो विद इन समझ लें 5 मार्क्स से ज्यादा की आपको थ्योरी नजर आ ही नहीं सकती किसी पेपर में, यूजुअली हमने नहीं देखा। तो बताने का मकसद ये है कि थ्योरेटिकली, लेकिन मैं चीज़ों इसलिए बताऊंगा, ज़्यादा बयान इसलिए करूंगा ताकि अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे कभी पूछी जाए तो आप कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन कर पाए। अगर आपने एक चीज़ सुनी भी नहीं होगी तो आप कैसे बयान करो। तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यूज हैं, ये एवरेजेस हैं, और तमाम वैल्यूज की टेंडेंसी इस एक सिंगल वैल्यू की तरफ होती है, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। जो एक सिंगल वैल्यू होती है इस तमाम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस सिंगल वैल्यू अलाउज अस टू कंपेयर वन सेट ऑफ डाटा विद अनदर। तो यही बात लिखी हुई है, अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा। पूरे सेट ऑफ डाटा को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिंगल वैल्यू है जो उस पर्टिकुलर डाटा की उस पर्टिकुलर डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक सिंगल वैल्यू है। And it attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data। क्योंकि वो एवरेज है तो वो सेंट्रल पोजीशन आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती है। दिस सिंगल वैल्यू कंडेंसेज अ पर्टिकुलर डाटा सेट। पूरे डाटा सेट को कंडेंस कर दिया एक वैल्यू की फॉर्म में। एंड दिस सिंगल वैल्यू अलाउज अस टू कंपेयर वन सेट ऑफ डाटा विद अनदर। Central tendency is a branch of descriptive statistics, and the measures of central tendency are sometimes called measures of central location। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है। 3 कॉमनली यूज्ड एवरेजेस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है उनके नाम है मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीनों मेजर्स हमने ओ लेवल्स में और आईजीसीएसई में अच्छी तरह से पढ़े हैं और हम इसको निकालना भी जानते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर भी हमें इनकी ज़रूरत है, लिहाजा इनको हम एक दफ़ा फिर निकालना सीखेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड देखेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा ताकि अगर कोई बंदा भूल चुका है या फिर उसने ओ लेवल्स में या आईजीसीएसई में सही से नहीं पढ़ा तो वो वापस से उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पाए। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारी बातों को प्रॉपर एक दफ़ा फिर आपके सामने रिव्यू करवाऊं। अच्छा, 3 किस्म के डाटा सेट होते हैं ये मैं आपको बताता चलूं। तो मैं आपको मीन भी, मीडियन भी और मोड भी, ये तीनों आपको तीनों सेट ऑफ डाटा पे निकालना सिखाऊंगा। एक सेट ऑफ डाटा है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा रॉ डाटा। एक डाटा होता है अनग्रुप डाटा जिसको हम रॉ डाटा भी कहते हैं। एक डाटा होता है अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन इज अनग्रुप डाटा विच इज ऑल्सो कॉल्ड रॉ डाटा। देन अनदर इज अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द थर्ड इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको ये बता दूं कि इनमें क्या फर्क है। भाई एग्जाम्पल, मैंने एक टेस्ट लिया क्लास के अंदर और 10 बच्चों ने वो टेस्ट दिया। 50 मार्क्स का वो टेस्ट था। किसी के 40 मार्क्स आए, किसी के 45 आए, किसी के 35 आए। तो अब मैं 10 बच्चों से पूछता चला गया, अच्छा भाई अली तुम्हारे क्या मार्क्स हैं? अली ने कहा सर मेरे 35 है। मैंने अहमद से पूछा, उसने कहा 40 है। मैंने हसन से पूछा, उसने कहा 45 है। फिर किसी और बच्चे से पूछा, उसने कहा सर मेरे 38 मार्क्स हैं। तो मैं पूछता चला गया और लिखता चला गया, मार्क्स को मैं पूछता चला गया और लिखता चला गया बगैर किसी प्रोसेसिंग के। तो ये जो डाटा मैंने अभी कलेक्ट किया है ये रॉ फॉर्म में है, ना मैंने इसकी पे कोई प्रोसेसिंग की है ना कुछ किया है, बस मैंने कलेक्ट किया है और मैंने लिख दी। तो डाटा की कलेक्शन हुई है और उसमें कोई मजीद प्रोसेसिंग नहीं हुई, लिहाजा ये रॉ फॉर्म में मौजूद है, लिहाजा इसे अनग्रुप्ड या रॉ डाटा कहा जाता है। तो जो सारे डाटा, बहुत सारे नंबर्स आपको लिखे हुए नजर आते हैं, उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड या रॉ डाटा। अनग्रुप्ड डाटा या रॉ डाटा। अच्छा, फिर दूसरी कैटेगरी जिसको अक्सर लोग ग्रुप डाटा भी कह देते हैं, किताबों में वो अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से लिखा हुआ है। तो अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब? ऐसा डाटा जिसमें हमने थोड़ी सी प्रोसेसिंग की। क्या मतलब? जैसे 30 वाले 2 बच्चे थे जिनके 30 मार्क्स आए थे, तब हम लिखेंगे x 30 एंड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2। फिर भाई 35 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे थे, तो हमने लिखा 35 और हमने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी 5।
तो वो डाटा जिसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होती है और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है, ऐसे डाटा को कहते हैं अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा डाटा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, ग्रुपिंग होती है कि भाई 30 से 35 के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स आए, 35 से 40 के दरमियान कितने बच्चों के मार्क्स आए। तो जिसमें क्लास इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें हम ग्रुपिंग कर देते हैं, इस किस्म के डाटा को हम कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स मौजूद हैं जो मैं आपके सामने करवाऊंगा। सबसे पहले आप देख लें, ये 18 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ये अनग्रुप डाटा कहलाएगा। फिर आप देख सकते हैं मार्क्स हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो ये अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर तीसरे नंबर पे हमारे सामने क्लास इंटरवल्स हैं, इसे कहा जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले ये क्लियर कर लें कि ये तीन किस्म के डाटा सेट है जिसको हमें डील करना है, और इन तीनों किस्म के डाटा सेट का हमें मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखना है। सबसे पहला एजेंडा हमारा ये होगा कि हम तीनों डाटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखें। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल की फॉर्म में तीनों डाटा बता दिए। मैंने हालांकि बता दिया था, फिर भी मैंने एग्जांपल वाज़ेह तौर पे दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए कि अब मैं जब भी डाटा टाइप्स की बात करूंगा तो आपको रिकॉल करना है कि सर ने तीन डाटा टाइप्स बताई थी। डाटा टाइप 1 इज अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा। डाटा टाइप 2 अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें टेबल बना हुआ है लेकिन सिंगल वैल्यूज हैं और हर सिंगल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है। ये वो डाटा है जिसके लिए बार चार्ट बनाया जाता था। अगर ओ लेवल आईजीसीएसई में आपने बार चार्ट बनाना सीखा है, तो हम इस डाटा सेट को मद्देनजर रखते हुए बार चार्ट बनाया करते थे। और तीसरा डाटा जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें क्लास इंटरवल्स है। और ये वो डाटा है जिसमें हमने हिस्टोग्राम बनाना भी सीखा है, और जिसपे हमने हिस्टोग्राम बनाना भी सीखा है। हमने उसकी बेसिस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना भी सीखा है, उसकी बेसिस पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स बनाना भी सीखे। तो ये तीसरा डाटा टाइप जो है ये भी आपने अच्छी तरह से देखा हुआ है। तो ये तीन किस्म के डाटा सेट्स होते हैं। अब मैं स्टार्ट ले रहा हूँ मीन से, और मैं मीन पहले तीनों किस्म के डाटा सेट्स का सिखाऊंगा, फिर आई मूव ऑन टू द मीडियन एंड देन आई मूव ऑन टू द मोड। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ अनग्रुप डाटा? मैं सारे फॉर्मुलाज पहले बताऊंगा, फिर मैं एग्जांपल्स पे जाऊंगा और तीनों डाटा टाइप्स पे एग्जांपल करवा के आपको तीनों चीजें निकलवाऊंगा। तो सबसे पहले मीन ऑफ अनग्रुप डाटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो द मीन, जिसको हम यूजुअली एवरेज भी कह रहे होते हैं, जिसको हम यूजुअली एवरेज कह रहे होते हैं, वो दरअसल मीन वाला एवरेज ही होता है। द मीन ऑफ अ डाटा सेट इज फाउंड by adding all numbers in the data set and then dividing by the number of values in the set. क्लास में 10 बच्चों ने पेपर दिया, एवरेज स्कोर निकालना था, 10 के 10 बच्चों के मार्क्स पूछे और उन सबको ऐड कर दिया। 10 बच्चों के जो मार्क्स आए थे उनको ऐड किया और टोटल को डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। अच्छा, अक्सर ओ लेवल आईजीसीएसई में आपको इसी तरह लिख के बताया जाता था कि ये मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स के सिंबल्स हैं जो आपको बिल्कुल वाजे तौर पे क्लियर होने चाहिए। जब एक्स के ऊपर या एक लाइन बनी हुई हो हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन ऑफ एक्स। जब वाई के ऊपर लाइन बनी हुई हो, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द मीन ऑफ वाई। अच्छा, कभी कभार एक्स और वाई के अलावा वो कोई और वेरिएबल भी ले लेता है। मिसाल है, मैंने एक सवाल मेरे जहन में टेम्परेचर का जिक्र था उसमें, तो टेम्परेचर का जिक्र था तो वो टी हो गया। टी के ऊपर लाइन बनी हुई है, इसका मतलब इट इज मीन ऑफ टी, मीन ऑफ टेम्परेचर्स। तो किसी भी चीज की बात हो रही है, वेरिएबल कोई भी है, चाहे वो एक्स है, चाहे वो वाई है, चाहे वो टी है या वो कोई और है, अगर उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल के मीन की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर सवाल में मीन की बात हो रही है। तो मीन ऑफ टी का मतलब मीन ऑफ ऑल द टेम्परेचर्स, मीन ऑफ वाई का मतलब जो भी वाई बयान होगा, डिफाइंड होगा सवाल में, उसके हिसाब से मीन ऑफ वाई हो जाएगा, और ये एक्स मीन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यूजुअली जब कोई चीज इन्वॉल्व नहीं की जाती तो हम यूजुअली मीन ऑफ एक्स ही कह रहे होते हैं। तो मीन ऑफ एक्स, अब मैंने यहाँ मीन नहीं लिखा जान करके, मैंने एक्स लिखकर लाइन बनाई ताकि आपके जहन में बैठे कि मीन की बात हो रही। तो मीन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे मैंने मिसाल दी कि 10 बच्चे थे तो 10 बच्चों के मार्क्स ऐड होंगे और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 10 होंगी तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अच्छा, इसको सिंबल्स फॉर्म में लिखा हुआ है, समेशन सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है इसको सिग्मा कहा जाता है, दिस इज सिग्मा। ये साइन जो है ये सिग्मा कहा जाता है, इसको सिग्मा भी कहा जाता है, इसको समेशन भी कहा जाता है।
सिग्मा और समेशन। अच्छा, सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब समेशन एक्स अपॉन एन, तमाम एक्स की वैल्यूज को, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, तो समेशन एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन मतलब तमाम एक्स की वैल्यूज को सम कर दें, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें। तो जब अनग्रुप डाटा आपके सामने आएगा तो आप इंशाल्लाह मीन निकालने की पोजीशन में होंगे। फिर हम बात करते हैं मीन ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मीन ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा अगर, तो हमारा फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या करना होता है, जो एक्स दिया हुआ है और जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल x1 है, फ्रीक्वेंसी 5 है, x2 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, x3 है, फ्रीक्वेंसी 5 है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें हर x को कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो वन क्योंकि 5 दफा है तो वन को 5 दफा ऐड करना चाहिए था अनग्रुप डाटा में, अनग्रुप डाटा के हिसाब से वन को 5 दफा ऐड करना चाहिए था, तो यहाँ पर हम वन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टू 3 दफा है तो उसको 3 दफा ऐड करना चाहिए था, तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम सारे एफ एक्स ऑप्टेन कर लेंगे। लॉजिकली सोचा जाए तो वही अनग्रुप वाला काम हो रहा है कि वन 5 दफा ऐड हो रहा है, टू 3 दफा ऐड हो रहा है, थ्री 5 दफा ऐड हो रहा है। बट क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई एडिशन का ही दूसरा नाम है, जो मल्टीप्लीकेशन जो है वो एडिशन को आसान कर देती है। तो 1 5 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तमाम एफ एक्स जो हमारे पास ऑप्टेन हुए हैं, फिर एंड में इनको हम सिग्मा कर देते हैं तो सिग्मा एफ एक्स हो जाता है, और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, और टोटल फ्रीक्वेंसी दरअसल जितने नंबर्स होते हैं उतनी ही होती है। अगर 50 वैल्यूज का डाटा है तो एन भी 50 होगा और सिग्मा एफ भी 50 होगा, तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम भी 50 होगा। तो मीन ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा, अभी क्योंकि ये मैंने एक साथ लिखी हुई है दोनों कैटेगरीज, डाटा टाइप 2 और डाटा टाइप 3 मैंने एक साथ लिखी हुई, तो मीन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालने का यही फॉर्मूला है। और बस बताना ये है कि यहाँ जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकलता है तो वो एक एस्टिमेट होता है। अच्छा भाई, वो एस्टिमेट क्यों होता है, क्यों वो एस्टिमेट होता है, क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो इंटरवल होता है, मिसाल है 0 से लेकर 10 तक, फिर हमारे पास 10 से लेकर 20 तक, ये इंटरवल्स दिए हुए, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास दी हुई है, तो ये 5 है, ये 8 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुझे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ करना है तो मैं किस एक्स की किस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करूं। हाँ भाई, याद है कुछ, जरा चैट पे पार्टिसिपेशन दें कि अगर मैं मीन निकालता हूं डाटा टाइप 3 का, तो मैं किस तरह से मीन निकालने के लिए मैं एक्स किसे मानता हूँ, 0 से 10 में से किस वैल्यू को मैं एक्स लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड सफा, वेरी गुड हसन, शाबाश, वेरी गुड आलिया, जबरदस्त। हम दोनों वैल्यूज का मिडिल पॉइंट मिड पॉइंट निकालेंगे, मतलब मिडिल वैल्यू निकालेंगे, वेरी गुड, जबरदस्त। 0 से लेकर 10 तक जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 लेंगे, मिडिल वैल्यू 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, लॉजिकली भी सोच सकते हैं 0 से 10 के दरमियान 5 आता है, या 0 + 10 डिवाइड बाई 2, फिर 10 + 20 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 15। 0 से 10 के दरमियान 5 आता है, 10 से 20 के दरमियान 15 आता है, 20 से 30 के दरमियान 25 आता है, एंड सो ऑन। अच्छा, अब इसे हम एस्टिमेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो 5 वैल्यूज हैं ये पांचों की पांचों 0 से 10 के दरमियान 5 वैल्यूज हैं, लेकिन क्या ये पांचों की पांचों वैल्यूज 5 है, नहीं भाई, इसमें कुछ वैल्यू 0 भी होगी, कुछ 1 भी होंगी, कुछ 2 भी होंगी, कुछ 3 भी होंगी, कुछ 9 भी होंगी, कुछ 8 भी होंगी, सारी होंगी। लेकिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि ये पांचों की पांचों वैल्यू 5 है। अच्छा, अगली क्लास में जाते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ये 8 की 8 वैल्यूज 15 है, जबकि ऐसा तो नहीं है। बट हम क्यों ऐसा करते हैं कि मिडिल वैल्यू लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक्चुअल डाटा निकालने की कोशिश करें, यूजुअली ये तीसरे डाटा टाइप ना लार्ज सेट ऑफ डाटा के लिए यूज होता है। अब 500 स्टूडेंट्स का डाटा है, अब 500 स्टूडेंट से एक एक से मार्क्स का पूछना, कितने मार्क्स आए, फिर उसको टेबल का फॉर्म देना, टेबल फॉर्म में लेकर आना, अगर मैं अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर आता हूं तो बहुत मुश्किल हो जाता है डाटा को डील करना। इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, टाइम भी बहुत लगता है, एफर्ट भी बहुत लगती है, और जाहिर सी बात है अगर मैं किसी को टास्क डेलीगेट करता हूँ, एक बंदे को मैं बोलता हूँ भाई तुम ऐसा काम करो कि तुम सबका डाटा कलेक्ट करो, वो डाटा कलेक्ट करेगा तो उसको भी घंटे लगेंगे, तो वो पैसे ज्यादा लेगा, कहेगा यार मुझे तो ये 2 दिन का काम है, मेरा 500 बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है, या 3 दिन का काम है, 1 हफ्ता लगेगा मुझे।
उसी हिसाब से वो पैसे चार्ज करेगा। तो अगर हम कोई इस तरह का डाटा कलेक्ट करवाना चाहते हैं, उस केस में हमारी टाइम भी हमारा ज्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज्यादा लगेगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा, और एंड में फिर चांसेस ऑफ एरर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा डाटा इन्वॉल्व होता है उसमें एरर्स भी अपनी जगह मौजूद रहते हैं। एक बंदे को पैसे देकर काम करवाए तो गारंटी तो नहीं है ना कि काम हो जाएगा, गड़बड़ेशन तो फिर भी रहेगी। तो फिर भी अल्टीमेटली एग्जैक्ट चीज तो नहीं आनी, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ेशन आ ही जाएगी। तो इसीलिए हम मीन का इस एस्टिमेशन का इस्तेमाल करते हैं और मिडिल वैल्यू को ले लेते हैं, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि अंदाजा तो हमें हो जाता है। कुछ वैल्यूज उस मिडिल वैल्यू से कम होती हैं, कुछ उससे ज्यादा होती हैं, तो अल्टीमेटली तकरीबन हम करीब करीब पहुंच जाते हैं। थोड़ा बहुत फर्क है लेकिन कोई मसला नहीं है। तो यही बात यहाँ पर वाजे तौर पे लिखी हुई है, क्या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो तीसरी डाटा टाइप है उसके बारे में लिखा हुआ है। shows the scores by grouping the observations into intervals, class intervals कहते हैं, and then list these intervals in the frequency distribution table. The intervals in group frequency distribution are called class limits. अभी जो 0 से लेकर 10 तक आपने देखा था ना, ये 0 भी लोअर लिमिट कहलाती है, ये 10 अपर लिमिट कहलाती है। These are called class limits. तो लोअर क्लास लिमिट इज 0 and upper class limit is 10. So these are called class limits. The group frequency distribution table is used to arrange a large number of observations or data. The group frequency distribution table is used to arrange a large number of observations or data. इसका इस्तेमाल क्यों होता है? जब बहुत लार्ज डाटा सेट हो, कॉलेज में 400 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, इट इज यूज्ड फॉर लार्ज सेट्स ऑफ डाटा, इट इज यूज्ड टू अरेंज a large number of observations or data. To calculate the mean of group data, the first step is to determine the midpoint of each interval or class. पहला स्टेप क्या है कि हमें हर क्लास या इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है। These midpoints must then be multiplied by the frequencies of the corresponding classes. फिर हर मिडिल वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। The sum of the products divided by the total number of values will be the value of the mean. टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब है सिग्मा एफ, और उसी से हमारे पास वैल्यू ऑफ मीन आ जाएगी। तो यही बात जो मैं आपको समझा रहा था, ये पूरी अंग्रेजी के अंदर अल्फाजों में बयान हुई हुई है। तो डाटा टाइप 1 का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, डाटा टाइप 2 और 3 का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और डाटा टाइप 3 के अंदर जो एक्स है वो मिडिल वैल्यू है, और इसीलिए हमारे पास जो मीन आता है वो एस्टिमेट होता है। मुझे बताएं, क्या हमें जो है वो तीनों डाटा टाइप्स का मीन निकालने का तरीकेकार समझ आ गया है कि हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ ऑल थ्री सेट्स ऑफ डाटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह मीन सबको क्लियर हो गया। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें मीन परफेक्टली समझ आ गया है। उसके बाद मूविंग ऑन टुवर्ड्स द मीडियन। अच्छा, जैसे हमने मीन जो है वो तीनों डाटा टाइप्स का समझा था, उसी तरह हम मीडियन भी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा। मीडियन आपने पढ़ा होगा ओ लेवल्स के अंदर भी, कि मीडियन हम कहते हैं मिडल वैल्यू को। मीडियन इज बेसिकली द मिडल वैल्यू और मिडल ऑब्जर्वेशन, राइट? एंड फॉर दैट वी ऑल्सो हैव टू अरेंज द डाटा सेट। The data set has to be arranged in either ascending order or descending order. अच्छा, if we talk about ungrouped data, सबसे पहली data type ungrouped data या raw data. So if we are finding the median value of ungrouped data, then what we have to do? The median is the middle number in a sorted list of numbers. इसको bold किया हुआ है. It is the middle number in a sorted list of numbers. मतलब the numbers must first be sorted. To determine the median value in a sequence of numbers, the numbers must first be sorted or arranged in value order from lowest to highest, छोटे से बड़ा मतलब ascending order, और highest to lowest, बड़े से छोटा means descending order. तो पहला स्टेप मैंने बुलेट फॉर्म में भी लिख दिया। फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन वैल्यू। अच्छा, इसमें एक जुगाड़ू तरीका भी बताया जाता है, एंड दैट इज टोटली फाइन एज फार एज यू आर कंफर्टेबल विद दैट, कि हम तमाम नंबर्स को पहले सॉर्ट आउट करके लिखते हैं रॉ डाटा को,
यूजुअली हम असेंडिंग या असेंडिंग में कर रहे होते हैं, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में करने की इजाजत है। मिसाल है, अगर मैंने असेंडिंग में कर लिया या डिसेंडिंग में कर लिया, तो मीडियन वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि एक वैल्यू हम लेफ्ट से काटते हैं और एक राइट से काटते हैं, मतलब एंड से शुरुआत करते हैं काटने की और शुरुआत से शुरू करते हैं। तो पहला नंबर काटते हैं, आखिरी काटते हैं, फिर उसके बाद एक लेफ्ट से काटते हैं, फिर एक राइट से काटते हैं, फिर एक लेफ्ट से काटते हैं, फिर एक राइट से काटते हैं, कटते 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 अगर बीच में एक नंबर बच जाए तो वो सिंगल वैल्यू मीडियन है। और अगर बीच में दो नंबर्स बच जाएं तो उन दोनों नंबर्स का एवरेज मेरा मीडियन है। अच्छा, अब याद रखें, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब 11, नंबर ऑफ वैल्यूज की तादाद 11 है, 13 है, 15 है, तो उस केस में एक मिडल वैल्यू आएगी। जब कैंसलेशन करेंगे तो एक वैल्यू बचेगी, वही मेरा मीडियन होगी। बट अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब 12 है, 14 है, 16 है, तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि मिडल में एक मिडल पेयर मिलेगा मुझे। जब हम कैंसलेशन करते रहेंगे तो बीच में हमें एक वैल्यू नहीं मिलेगी बल्कि दो वैल्यूज मिलेंगी। जब एंड में दो बच जाएंगी तो हम दोनों का एवरेज निकालेंगे और जो एवरेज होगा वो मेरा मीडियन होगा। मतलब 4 और 5 अगर बच गया तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करने पे 4.5 मेरा मीडियन होगा। अच्छा, ये वो तरीका है, मैंने कहा ये जुगाड़ू तरीका है कि आप कैंसलेशन करते जाएं, बीच में एक बचे तो मीडियन एक हो गया और दो बचे तो दोनों का एवरेज मीडियन हो गया। बट अच्छा तरीका है यार, यूज कर सकते हो आप। बट मैंने यहाँ पर जो लिखा हुआ है तरीका, उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, और वो फॉर्मूला क्या है जरा उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले आपने अरेंज करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। देन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन वैल्यू, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। मतलब n की जगह पे आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी है उसको आपने n की जगह पे सब्सटीट्यूट करना है। तो मिसाल है, अगर आपके पास 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 + 1 12 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 6। इसका मतलब आपको सिक्स ऑब्जर्वेशन निकालनी पड़ेगी, वो आपका मीडियन होगी। अच्छा, कुछ समझते हैं कुछ बच्चे के ये 6 ही मेरा मीडियन है, नहीं, 11+1/2 ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है, मतलब सिक्स ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन होगी। तो मैंने नंबर्स को जो अरेंज किया हुआ था असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में, तो मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, और सिक्स वाली जो होगी वो मेरा मीडियन होगी। अच्छा, मिसाल है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है 12 होती, तो 12+1 डिवाइड बाई 2 करते 6.5 आता। अब आप बोले 6.5 वाली कौन सी ऑब्जर्वेशन है, तो आप समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्योंकि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं तो एक मीडियन वैल्यू नहीं होगी बल्कि दो वैल्यूज होंगी और दोनों का एवरेज मेरा असल मीडियन होगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि आई विल फाइंड द एवरेज ऑफ सिक्स्थ एंड सेवेंथ ऑब्जर्वेशन। उस केस में मैं सिक्स्थ और सेवेंथ ऑब्जर्वेशंस निकालूंगा और उन दोनों का एवरेज मेरा मीडियन होगा। यही बात नोट फॉर्म में लिखी हुई है। इफ देयर इज एन ऑड अमाउंट ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट, द मीडियन वैल्यू इज द नंबर दैट इज इन द मिडल। सिंगल वैल्यू होगी, मिडल में लाई करेगी, विद द सेम अमाउंट ऑफ नंबर्स बिलो एंड अबव इट। उसके नीचे भी जितने नंबर्स होंगे उतने उसके ऊपर होंगे, मतलब नीचे अगर 6 हैं तो ऊपर भी 6 होंगे। इफ देयर इज एन इवन अमाउंट ऑफ नंबर्स, जैसे 12 ऑब्जर्वेशन हैं, 14 हैं, 16 हैं इन द लिस्ट, द मिडल पेयर मस्ट बी डिटरमिन्ड। उस केस में एक सिंगल वैल्यू नहीं आ रही होगी, मिडल पेयर होगा। Then that middle pair must be determined, added together and divided by 2 to find the median value। जो मिडिल पेयर होगा, जिसमें मैंने कहा था उसमें एक वैल्यू 4 है और एक 5 है, तो आपने उस दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो यू हैव टू ऐड टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय 2 टू फाइंड द मीडियन वैल्यू। ना 4 मीडियन है ना 5 मीडियन है, बल्कि 4 + 5 डिवाइड बाय 2 4.5 विल बी माई मीडियन वैल्यू। तो n+1/2 लगाना है। अगर ऑड नंबर्स होंगी, ऑड ऑब्जर्वेशन होंगी, तो n+1/2 का आंसर एक होल नंबर आएगा और सिंगल ऑब्जर्वेशन मीडियन होगी। और अगर n इवन है तो उस केस में डेसिमल में आंसर आ रहा होगा और दो नंबर्स का एवरेज मेरा मीडियन होगा। ये तरीका हो गया मीडियन वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा। अच्छा, अब सेकंड डाटा टाइप पे जब मैं जाता हूँ तो फिर n की जगह पे सिग्मा f आ जाता है।
सिग्मा एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। एन प्लस वन अपॉन टू जो है उसके बजाय क्या हो जाता है, सिग्मा एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। एन की जगह पे सिग्मा एफ आ जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा, एन की जगह सिग्मा एफ आ जाएगा डाटा टाइप टू में। तो यही बात लिखी हुई है। अगर मीडियन वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूं तो सिग्मा एफ प्लस वन डिवाइडेड बाय टू करूंगा और फिर जो ऑब्जर्वेशन आएगी उसको रीड करूंगा। अब इसकी एप्लीकेशन एग्जाम्पल के थ्रू इंशाल्लाह आपको करवा दी जाएगी, तो उसकी टेंशन ना ले। और फॉर्मूला मैंने ऊपर भी लिखा था कि यही फॉर्मूला लगेगा चाहे एन इवन हो या ऑड हो, लेकिन डिफरेंस बता दिया कि ऑड के केस में एक सिंगल वैल्यू आ रही होगी और इवन के केस में दो वैल्यूज आ रही होंगी, उनका एवरेज मीडियन होगा। सिमिलरली यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि सिग्मा एफ प्लस वन अपॉन टू फॉर्मूला लगाना है चाहे सिग्मा एफ इवन है या फिर ऑड है। ये हो गई सेकंड डाटा टाइप, अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, थर्ड डाटा टाइप का नाम है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड डाटा टाइप जो है उसे कहते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रहे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन वैल्यू नहीं निकालनी होती, बल्कि हमें मीडियन क्लास इंटरवल निकालना होता है। डाटा टाइप वन में और डाटा टाइप टू में हमें मीडियन वैल्यू निकालनी होती है, बट डाटा टाइप थ्री में हमें मीडियन क्लास इंटरवल निकालना होता है। और एक और चेंज ये है कि हमें वन प्लस नहीं करना, बल्कि हमें सिग्मा एफ को डायरेक्टली टू से डिवाइड करना है। अच्छा, यहाँ कोई वन प्लस कर भी देगा नॉर्मल केसेस में मीडियन इंटरवल निकालने के लिए तो मसला नहीं है इतना बड़ा, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जब हम मीडियन निकाल रहे होते हैं तो वहां पर अगर वन प्लस करेंगे तो आंसर में फर्क आ जाएगा। तो एक कंसिस्टेंसी के लिए हमेशा एक बात जहन में रख लें कि जब भी हमें थर्ड डाटा टाइप के लिए मीडियन क्लास इंटरवल निकालना होगा तो हमें वन प्लस नहीं करना। तो डाटा टाइप वन में और डाटा टाइप टू में हमें वन प्लस करना है, बट डाटा टाइप थ्री में हमें सिग्मा एफ को डायरेक्टली टू से डिवाइड करना है और अकॉर्डिंगली टेबल में रीडिंग करनी है और हमें मीडियन क्लास इंटरवल निकालना है। इसकी भी एप्लीकेशन इंशाल्लाह नीचे जो एग्जाम्पल में करवाने वाला हूँ तीन, उसमें इसकी एप्लीकेशन भी हो जाएगी। तो ये हमने ऑलरेडी की हुई हैं चीजें, बट मजीद जो है वो अभी इंशाल्लाह एग्जाम्पल के थ्रू इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। मुझे बताएं, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत मीडियन के बारे में बताया, क्या ये सबको क्लियर है? और अभी एग्जाम्पल के बाद इंशाल्लाह ये मजीद क्लियर हो जाएगा, बट जितना अब तक मैंने बताया इज एवरीवन क्लियर टिल हियर? यहाँ तक कोई सवाल किसी का तो नहीं है? नहीं, मीडियन का कोई कोई सिंबल नहीं है। मीडियन का कोई सिंबल नहीं है, मीन के लिए सिंबल है बट मीडियन के लिए कोई सिंबल नहीं है, सही है। तो एक्स के ऊपर जब लाइन बनाते हैं तो वो मीन का सिंबल है, बट मीडियन के लिए ऐसा कोई सिंबल यूज नहीं होता। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं नंबर थ्री पे। नंबर थ्री थ्री इज मोड। अब अगेन थ्री टाइप्स ऑफ डाटा है। डाटा टाइप वन में मॉडल वैल्यू निकलेगी, डाटा टाइप टू जो है उसमें भी मॉडल वैल्यू निकलेगी, बट डाटा टाइप थ्री में जैसे मीडियन क्लास इंटरवल निकलता था बिल्कुल उसी तरह मॉडल क्लास इंटरवल निकलेगा। तो डाटा टाइप थ्री में चेंजेस ये हैं कि जो मीन होता है उसका एस्टिमेट निकलता है, जो मीडियन होता है उसका इंटरवल निकलता है, और जो मोड होता है उसका भी इंटरवल निकलता है। डाटा टाइप थ्री में ये चेंज है। और डाटा टाइप थ्री यूज किस लिए होता है? लार्ज सेट्स ऑफ डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, मॉडल वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा। अच्छा, सिंगल अगर मोड जैसे मीडियन वैल्यू होती है और मीडियन इंटरवल होता है, इसी तरह यहाँ भी मॉडल वैल्यू होती है या मॉडल इंटरवल होता है। तो डाटा टाइप वन में और टू में मॉडल वैल्यू या वैल्यूज होती हैं, और डाटा टाइप थ्री के अंदर मॉडल क्लास इंटरवल होता है। अच्छा, मोड में मसला ये है, मोड की एक बात ये है कि मोड बाज औकात होता ही नहीं है, बाज औकात एक से ज्यादा होते हैं। तो ये पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। क्या डाटा सेट माइट हैव एग्जैक्टली वन मॉडल वैल्यू, शायद एक ही वैल्यू हो मॉडल। डाटा सेट माइट हैव मल्टीपल मॉडल वैल्यूज, मल्टीपल मॉडल वैल्यूज हो सकती हैं।
A data set might have no model value at all. मैं आपको तरीका बताता हूँ तो फिर मैं आपको तीनों बातें कंफर्म करता हूँ. सबसे पहले द व्हाट इज मोड. द मोड और मॉडल वैल्यू, मोड कह लें या मॉडल वैल्यू कह लें, द मोड और मॉडल वैल्यू इज द मोस्ट कॉमन नंबर इन अ डाटा सेट. जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, या मोस्ट कॉमन नंबर इन अ डाटा सेट. एग्जामिनेशन जब हुई, एग्जामिनेशन जब दिया बच्चों ने, जब एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें जीरो लाने वाले 5 बच्चे थे, क्लास के वीकेस्ट बच्चे थे, तो मोड 0 हो गया. या 100 लाने वाले वाले 100 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे थे, बाकी जो मार्क्स आए थे वो जैसे 38 58 मार्क्स हैं तो वो 2 बच्चों के हैं, 68 मार्क्स हैं तो वो 3 बच्चों के हैं, लेकिन 100 मार्क्स लाने वाले 5 बच्चे थे क्लास के अंदर, और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसी और नंबर की नहीं थी, तो मोड हमारा 100 हो जाएगा. इसी तरह 0 अगर सबसे ज्यादा दफा है तो मोड हमारा 0 हो जाएगा. तो जो मोस्ट कॉमन नंबर है या मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, मोस्ट कॉमन नंबर, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, वो हमारा मोड होता है. द मोड और मॉडल वैल्यू इज द मोस्ट कॉमन नंबर इन अ डाटा सेट. इट इज यूजफुल इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट कैन टेल अस about the most popular item in our data set. For example, in a customer survey where the company is rated from 1 to 5, if the most popular answer is 2, then the company knows that it has to make some improvements in the customer service. भाई कस्टमर सर्विस, कभी आपने कॉल सेंटर पे कॉल की हो तो एंड में आपसे फीडबैक मांगा जाता है. इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द कस्टमर सर्विस देन रेट अस. एंड देन इफ यू आर रेटिंग, लेट सपोज कोई बंदा 5 की रेटिंग कर रहा है, कोई 2 की रेटिंग कर रहा है, कोई 3 की रेटिंग कर रहा है, तो लेट सपोज अगर बहुत ज्यादा कस्टमर्स के सर्वे करने के बाद पता चला कि ज्यादातर लोगों ने 2 आंसर दिया है, इसका मतलब ज्यादातर लोग इतना सेटिस्फाइड नहीं है सर्विस से एंड कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. बिकॉज 2 आउट ऑफ 5 इज अ वेरी लेस स्कोर. 2 आउट ऑफ 5 जो है वो इतना अच्छा स्कोर नहीं है, बुरा स्कोर है. लिहाजा इसका मतलब कंपनी को अपनी कस्टमर सर्विस में बेहतरी करने की जरूरत है. जो कस्टमर कॉलिंग एजेंट, जो कॉलिंग एजेंट्स हैं, उनको हमें ट्रेनिंग, उनको कंपनी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि हाउ टू डील विद द कस्टमर्स. अच्छा, अब मोड जो है उसके, उसका मसला ये है कि बाज औकात मोड होता ही नहीं है. सोचे ना, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बाज औकात होता ही नहीं है. ऐसा कब होता है कि कोई मोड हो ही ना. मिसाल, एक 100 मार्क का टेस्ट हुआ, क्लास में 30 बच्चों ने दिए, तो एक के 60 मार्क्स हैं, एक के 65 हैं, एक के 66 हैं, एक के 67 हैं, एक के 70 हैं, एक के 71 हैं, एक के 72 हैं. 30 के 30 बच्चों के मार्क्स यूनिक है. मतलब अगर किसी एक बच्चे के 70 है तो फिर कोई दूसरा बच्चा नहीं है जिसके 70 मार्क्स. किसी एक बच्चे के मार्क्स अगर 78 आए हैं तो फिर कोई दूसरा बच्चा नहीं है जिसके 78 है. तो मतलब 30 के 30 बच्चों के मार्क्स यूनिक है. एक दफा ही आए सबके मार्क्स. हर मार्क एक दफा ही आया है. 80 भी एक दफा आया है, 82 भी एक दफा आया है. इसका मतलब उस केस के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे ज्यादा दफा आया है, या सबसे ज्यादा पॉपुलर आइटम कोई है ही नहीं. सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कोई है ही नहीं, सब एक दफा आए. तो ऐसे केस में कोई मोड नहीं होगा. ये समझ लें, हर मार्क दो दो दफा आया है, मतलब 60 मार्क्स लाने वाले भी 2 बच्चे थे, 62 मार्क्स लाने वाले भी 2 बच्चे थे. ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर तमाम नंबर्स एक दफा आए हैं, या तमाम नंबर्स दो दो दफा आए हैं, या तमाम नंबर्स 3 दफा आए हैं, तो उस केस में कोई मोड नहीं होगा. अगर तमाम नंबर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो कोई मोड नहीं होगा. लेकिन अगर डाटा के अंदर कोई एक वैल्यू है जो सबसे ज्यादा दफा आई है तो एक मॉडल वैल्यू होगी. अगर डाटा टाइप में मिसाल है, क्लास में 0 लाने वाले भी 5 बच्चे थे और 100 मार्क्स लाने वाले भी 5 बच्चे थे, और बाकी जो मार्क्स हैं वो या तो 2 दफा आए हुए हैं या 3 दफा आए हुए हैं. सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 0 की है और 100 की है. लिहाजा 0 भी मेरा मोड होगा और 100 भी मेरा मोड होगा. 0 भी मोड होगा और 100 भी मोड होगा. तो मोड में मसला ये है कि कभी मोड होता ही नहीं है, और जब होता है, कभी कभार होता ही नहीं है, और कभी कभार एक होता है, कभी कभार एक से ज्यादा होता है. तो यही बात नीचे नोट फॉर्म में लिखी हुई है. अ डाटा सेट माइट हैव एग्जैक्टली वन मॉडल वैल्यू,
A data set might have multiple model values. A data set might have no model value at all. ये multiple possibilities जो है वो exist करती हैं. अच्छा, तो अब जब अनग्रुप डाटा रॉ डाटा होगा तो सबसे ज्यादा दफा आने वाला नंबर, मोस्ट कॉमनली मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर या मोस्ट कॉमन नंबर जो है मेरा मोड बन जाएगा. डाटा टाइप 2 जो है मॉडल वैल्यू ऑफ अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. वही रॉ डाटा को जो फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया तो अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. तो इस सेकंड डाटा टाइप के अंदर जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मेरी मॉडल वैल्यू होगी. ऐसी बात है, वो रॉ डाटा में जो सबसे ज्यादा दफा आ रहा था उस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, लिहाजा वो नंबर मेरा मोड बन जाएगा. तो यही बात लिखी हुई है, द मॉडल वैल्यू विल बी द नंबर इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डाटा टाइप 2 में द मॉडल वैल्यू विल बी द नंबर, ये नंबर्स मॉडल वैल्यू और वैल्यूज, ब्रैकेट में एस लिखने का मकसद ये है कि या तो वैल्यू होगी या वैल्यूज होंगी. द मॉडल वैल्यू और वैल्यूज विल बी द नंबर और नंबर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. डाटा टाइप 2 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर मेरा मोड बन जाता है. डाटा टाइप 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि मॉडल वैल्यू नहीं होती बल्कि मॉडल क्लास इंटरवल होता है. डाटा टाइप 3 में मॉडल वैल्यू नहीं होती बल्कि मॉडल क्लास इंटरवल होता है. और मॉडल क्लास इंटरवल निकालने का तरीका यह है, यूजुअली इसमें बच्चे गलती करते हैं, और बच्चे गलती ये करते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉडल क्लास इंटरवल बना देते हैं. हाँ, कभी कभार तो ये बात सच है, बट ये बात हमेशा सही नहीं है. कभी कभार तो ये बात सही है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला इंटरवल मेरा मॉडल क्लास इंटरवल होगा, बट ये बात हमेशा सही और वैलिड नहीं है. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कब वैलिड है और कब वैलिड नहीं है. अब जरा मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपने हिस्टोग्राम बनाने के लिए की है अपने ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के अंदर. हिस्टोग्राम बनाते थे तो हमने एक बात डिसाइड की होती थी कि अगर हमारे क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं तो हम वर्टिकल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेंगे, वर्टिकल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेंगे. लेकिन अगर हमारे क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हैं तो हम वर्टिकल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे. तो इक्वल क्लास इंटरवल्स वी टेक फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्सिस, unequal class intervals we take frequency density on the vertical axis. एग्जैक्टली वही बात मॉडल क्लास इंटरवल के लिए भी है. अगर थर्ड डाटा टाइप है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो द मॉडल क्लास इंटरवल विल बी द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी only if the class intervals are equal. So in case of equal class intervals, the model class interval will be the class interval with the highest frequency. क्लास इंटरवल इक्वल का मतलब क्या है भाई, उनकी क्लास विथ बराबर है. जैसे 0 से लेकर 10 तक क्लास विथ कितनी है, 0 से 10 तक 10, 10 से 20 तक क्लास विथ कितनी है 10, और अचानक 20 से 40 आ गया तो 20 से 40 का मतलब क्लास विथ कितनी है 20. तो अगर क्लास विथ बदल जाए तो आप समझ जाएंगे कि अब क्लास विथ बदलने की वजह से वर्टिकल एक्सिस पर हिस्टोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे. तो इसी तरह मॉडल क्लास इंटरवल निकालने के लिए भी हम फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे. तो अगर क्लास इंटरवल्स की विथ इक्वल है, इक्वल विथ के इंटरवल्स हैं, तो फिर हम हिस्टोग्राम बनाने के लिए वर्टिकल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, और मॉडल क्लास इंटरवल निकालने के लिए भी हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखते हैं. लेकिन अगर हमारे क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हैं तो फिर हिस्टोग्राम बनाते वक्त भी हम पहले फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं, और मॉडल क्लास इंटरवल निकालने से पहले भी हम तमाम फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकालते हैं. और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है, जिस क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है, वही क्लास मेरा मॉडल क्लास इंटरवल बन जाती है. दिस इज स्पेसिफिकली रिटन कि मॉडल क्लास इंटरवल विल बी द क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ अनइक्वल class intervals, and it is the interval with the highest frequency density in case of unequal class intervals. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आपने ओ लेवल्स में पढ़ा है, मैंने यहाँ लिख दिया. ओ लेवल आईजीसीएसई का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विथ. अच्छा, क्लास विथ का मतलब मैंने आपको समझा दिया. क्लास विथ का फॉर्मूला क्या है भाई, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास विथ रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर बाउंड्रीज ऑफ एनी क्लास और कैटेगरी. क्लास अगर 0 से 10 के दरमियान है तो 10 माइनस 0,
क्लास 10 से 30 तक है तो 30 माइनस 10, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट लगे करेंगे तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी माय क्लास विथ। तो क्लास विथ इज द अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लास विथ आ जाएगी। सही है, तो क्लास विथ इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। सही है, यहाँ तक मैंने मोड भी आपको तीनों डाटा टाइप का समझा दिया कि कैसे निकालते हैं। ये अभी हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में सब देख लिया है। अब हम तीनों डाटा सेट के हवाले से एग्जांपल्स देखेंगे। डाटा टाइप 1 उसका एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें तीनों चीजें निकालेंगे, और इसी तरह डाटा टाइप 2 और 3 के लिए भी एक एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू भी हम तीनों चीजें निकालेंगे तो और ज्यादा प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे बताएं यहाँ तक जो मैंने बातें बताई हैं क्या वो समझ आ गई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं है तो क्लैरिटी दे दें, एक्नॉलेजमेंट दे दें कि इट इज क्लियर, so that I can move forward. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एग्जाम्पल। अच्छा, अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, a random sample of 18 students recorded the marks they scored in a particular mathematics test of 10 marks। 18 स्टूडेंट्स का हमने सैंपल लिया, 18 स्टूडेंट्स को कहा भाई जो तुमने 10 मार्क्स के टेस्ट में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो बताओ। द रिजल्ट्स आर शोन बिलो। अब एक स्टूडेंट ने 0 मार्क्स ऑब्टेन किए, दूसरे से पूछा उसने भी 0 ऑब्टेन किए, तीसरे से पूछा उसने 1 ऑब्टेन किया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने डाटा को अरेंज किया हुआ है इन असेंडिंग ऑर्डर, बट यूजुअली जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा को तो उसमें हम रॉ डाटा लेते हैं ना, तो उसमें हम कहलाएगा तो ये रॉ डाटा ही, लेकिन ये अरेंज डाटा है। इसको मैंने अरेंज किया हुआ है ताकि मीडियन निकालने के लिए मुझे अलग से अरेंज नहीं करना पड़े, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन तभी क्लियर होगा जब हमें अरेंज करेंगे, तो अरेंज करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ अरेंज डाटा ही दिया है। लेकिन यूजुअली जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं तो डाटा सीक्वेंस में या अरेंज नहीं होता, लिहाजा हमें फिर बाद में उसको अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर 0 मार्क्स आप देख सकते हैं, 2 बच्चे 0 लेकर आए, एक बच्चा 1 मार्क्स लेकर आया, 3 बच्चे 2 मार्क्स लेकर आए। अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर हो गए, 6 यहाँ पर हो गए और 6 यहाँ पर हो गए। ऑल टुगेदर आप देख सकते हैं 18 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है, सबसे जो आपसे फाइंड करवाया जा रहा है दैट इज मीन मीडियन एंड मोड। तो मीन कैसे निकलता है भाई? हमने सीखा था तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब 18, इन सबको ऐड करेंगे और 18 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमारे पास मीन आ जाएगा। अच्छा, मीडियन कैसे निकलता है? मीडियन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं n+1/2। तो 18 ऑब्जर्वेशन है, 18 में हम 1 प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 9.5 आ जाएगा। 9.5 हम देखेंगे, अरेंज हम कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5 का मतलब 9th एंड 10th का एवरेज। तो 9th इज 4, 10th इज 5, 9th एंड 10th का जो एवरेज है दैट इज 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड द आंसर इज 4.5। मीडियन मेरा 4.5 हो जाएगा। और जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा दफा आने वाला नंबर है, दैट इज मोड। तो 3 दफा 2 आया है और 3 दफा 9 आया है, तो मोड इज 9। ये आपकी वर्किंग आ गई। सिग्मा एक्स अपॉन एन जब मैंने किया तो सबको ऐड करना पड़ा, तो 1 + 2 + 2 + 2 + 3 सबको ऐड कर लें, इन तमाम नंबर्स को आप ऐड कर लें। तो ऐड करने के बाद जो सिग्मा एक्स आएगा दैट इज 81, और 18 से डिवाइड कर देंगे, तो 81 डिवाइडेड बाई 18, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स इज 81, 81 डिवाइडेड बाई 18 हमने किया, हमारे पास आंसर आ गया 4.5। मीन इक्वल सिग्मा एक्स अपॉन एन एंड द आंसर इज 4.5।
मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला था n+1/2, n 18 है, 18+1/2 के 9.5 आया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एवरेज ऑफ 9th and 10th। काउंटिंग हमने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th है, ये 10th है, इनका एवरेज लिया 4+5/2, द आंसर इज 4.5। अच्छा, मीन भी 4.5 है, मीडियन भी 4.5 है, ये को इंसिडेंस है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये सेम होते, ये को इंसिडेंस है सवाल में कि मीन और मीडियन का आंसर सेम। और सबसे ज्यादा दफा 2 आया है 3 दफा, और 9 भी 3 दफा आया है, लिहाजा मोड हमारा 2 भी है और 9 भी। मोड इज 2 and 9, मोड की दो वैल्यूज है, मॉडल वैल्यूज दो हैं, 2 and 9। सही है। तो डाटा टाइप 1 जो है एग्जाम्पल नंबर 1 के थ्रू समझा दिया, अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा, इसका मीन भी निकालना बता दिया, मीडियन भी निकालना बता दिया, मोड भी निकालना बता दिया। सो कॉपी कर लें और एक्नॉलेजमेंट दे दें कि क्या हमें मीन मीडियन मोड तीनों इस कैटेगरी का निकालने आ गया है। तब सवाल यहाँ पर ये आया है, सर क्या यहाँ पर मार्क्स का लिखना ज़रूरी था? अगर हम मीन दे रहे हैं तो क्या 4.5 मार्क्स लिखना ज़रूरी है? मीडियन दे रहे हैं तो मार्क्स लिखना ज़रूरी है? और सो इन दिस केस इज इट नेसेसरी टू राइट द मार्क्स व्हेन गिविंग द फाइनल, लाइकवाइज इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड एनी यूनिट दैट मे बी गिवन विद द वैल्यूज इन द क्वेश्चन? देखिए बेटा, यूनिट के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि यूनिट के हवाले से अगैन मैंने शायद P1 में भी बात बताई थी, और यहाँ भी मैं बताऊंगा कि यूनिट के हवाले से कभी हमने पेनलाइजेशन नहीं देखी। पेनलाइजेशन यूनिट के हवाले से हमने कभी नहीं देखी। एंड यहाँ भी अगर आप मार्क्स नहीं लिखते, सिर्फ 4.5 लिख देते तो भी मसला नहीं था। बट कॉन्सेप्चुअली वन हैज़ टू बी क्लियर कि मीन का मतलब होगा मीन मार्क्स, एवरेज मार्क्स, क्योंकि सवाल में मार्क्स का जिक्र है तो 4.5 मार्क्स। मीडियन की मतलब होगा मीडियन मार्क्स कितने आए, तो 4.5 मार्क्स। इसी तरह मोड के साथ भी मार्क्स लिखना चाहिए, बट देखिए मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरी होता तो यहाँ भी लिखा होता। सही है। तो ये जहन में रखेंगे कि ये हमने लिख तो दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, असल चीज़ होती है कैलकुलेशन का करना और आंसर का सही आना। यूनिट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बट जहाँ जहाँ आपको याद रहेगा आप यूनिट लिख दें, वो बेहतर है। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकंड डाटा टाइप के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2, अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मैंने किया ये कि मैंने इंटेंशनली जो डाटा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसी डाटा को मैंने कन्वर्ट किया अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे एक बात तो ये समझ आएगी कि आप कैसे डाटा टाइप 1 से 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरी बात ये भी पता चलेगी कि अगर सेम डाटा जो है वो डाटा टाइप 2 में कन्वर्ट हुआ है, तो मीन मीडियन एंड मोड निकालने के तरीक़ेकार में तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट मीन मीडियन और मोड का आंसर एग्जैक्टली सेम आए। डाटा टाइप 3 में जब जब हम जाते हैं, इंटरवल्स होते हैं, तो वहां तो आपको पता है एस्टिमेशन आ जाती हैं, इंटरवल्स आ जाते हैं, मॉडल और मीडियन, लिहाजा वो तो एक अलग ही कैटेगरी है। बट डाटा टाइप 1 और डाटा टाइप 2, इन दोनों में एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे होते हैं, मतलब जो मीन और मीडियन और मोड के हैं, एस्टिमेशन नहीं होते। लिहाजा अगर डाटा टाइप 1 कन्वर्ट हो जाए डाटा टाइप 2 में, तो डाटा टाइप 1 से जो मीन मीडियन मोड के आंसर्स आए हैं वही आंसर्स डाटा टाइप 2 से भी आएंगे। तो कन्वर्ट करना भी यहाँ से समझ आ जाएगा और आंसर्स भी हमारे
जो है वो मैच करेंगे, लेकिन तरीका बहरहाल हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जीरो क्योंकि 2 दफा नजर आ रहा है, इसका मतलब 0 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने लिखा मार्क्स, ब्रैकेट में लिख दिया x, और फिर हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी। जब मैंने कन्वर्ट किया तो 0 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स थे, आपको नजर आ रहा है 0 लिखा और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी 2। 1 मार्क लाने वाला एक स्टूडेंट है, तो 1 लिखा, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी 1। 2 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 लिखने के बाद फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। 3 मार्क्स लाने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 6 की फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 7 की 1 है, 8 की 1 है और 9 की फ्रीक्वेंसी 3 है। तो हमने डाटा टाइप 1 की बेसिस पर डाटा टाइप 2 ऑब्टेन किया। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि जो एन होता है अनग्रुप डाटा में, मतलब रॉ डाटा के केस में जो एन होता है, अनग्रुप डाटा विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में उसी को हम सिग्मा एफ कहते हैं। मतलब तमाम फ्रीक्वेंसीज का जो सम होगा वो एन के बराबर होगा। कैसे भाई? एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, और आपको पता है यहाँ पर 18 वैल्यूज हैं, तो एन आपका 18 हो गया। तो जब 0 2 दफा है तो 2 नंबर्स हो गए, 1 एक दफा है तो 1 नंबर हो गया, 2 3 दफा है तो 3 नंबर्स हो गए। इसका मतलब जब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स का ही तो पता चल रहा है, टोटल नंबर्स कितने हैं उसी का तो पता चल रहा है। तो 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 जब करेंगे तो इन सब का सम जो होगा वो कितना आएगा? दैट विल बी 18। तो याद रखें, जो यहाँ पर डाटा टाइप 1 में जो एन होता है, डाटा टाइप 2 में उसी को सिग्मा एफ कहा जाता है। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं, इस डाटा से हमने इस नीचे वाले डाटा टाइप 2 में कन्वर्जन कर ली। अब हमें डाटा टाइप 2 में तीनों चीजें निकालना सीखनी है, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। तो मीन का फॉर्मूला क्या जहन में था आपके? मैंने आपको सिखाया था, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सब देखिए, ऊपर जब अनग्रुप डाटा आप कर रहे थे तो आपने 0 को 2 दफा ऐड किया था। जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एफ को एक्स से, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0 को 2 दफा प्लस करें। फिर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 को एक ही दफा प्लस करना है। 2 को 3 दफा प्लस करते थे अनग्रुप में, तो यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 2 जो है 3 दफा प्लस हुआ, 3 जो है 2 दफा प्लस हुआ, 4 1 दफा प्लस हुआ, 5 2 दफा प्लस हुआ। तो जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली ये एडिशन का ही काम हो रहा है। इसीलिए जब ऊपर से जो मीन आया था नीचे से भी वही मीन आएगा, इसीलिए मैंने सेम डाटा रखा ताकि मैं कॉन्सेप्चुअली हर बात रिलेट कर सकूं। तो अब हम 1 बाय 1 फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हमने मीन का क्या देखा था? इट वाज सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तरीका क्या है? हर एक्स को कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। हर एक्स को कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सारे एफ एक्स आ जाएंगे। तो 0 × 2 विल गिव मी 0, 1 × 1 विल गिव मी 1, 2 × 3 विल गिव मी 6। तो हर एक्स को कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सारे एफ एक्स आ गए। अब इन तमाम एफ एक्स को जब मैं ऐड करूंगा, इन तमाम एफ एक्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 81 आ जाएगा। और फिर फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तमाम फ्रीक्वेंसीज को जब मैं ऐड करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। तो ये बन गया 81 डिवाइडेड बाई 18 एंड द आंसर इज 4.5। अब देख सकते हैं ऊपर सिग्मा एक्स मेरा 81 था और यहाँ सिग्मा एफ एक्स भी मेरा 81 है। तो देखें ऊपर वाला डाटा जब नीचे में कन्वर्ट हुआ तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो चीज़ यहाँ एन है वही चीज़ यहाँ पर सिग्मा एफ के नाम से है। अल्टीमेटली मीन आपका ऊपर भी 4.5 मार्क्स आया था और नीचे भी 4.5 मार्क्स आया है। सब मीडियन निकालना सीख लेते हैं डाटा टाइप 2 के अंदर। मीडियन निकालने का फॉर्मूला था, ऊपर वाले कैटेगरी में डाटा टाइप 1 में था n+1/2। यहाँ फॉर्मूला था सिग्मा एफ +1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिग्मा एफ कितना है भाई? सिग्मा एफ है 18, ये ऊपर भी लिया था। तो ये हो गया 18 + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आंसर आ रहा है 9.5। तो 9.5 का मतलब है सिंगल मॉडल वैल्यू नहीं है, सॉरी सिंगल मीडियन वैल्यू नहीं है, बल्कि एक सिंगल पेयर है, एक पेयर ऑफ वैल्यूज है जिसको हमें ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अच्छा सवाल, अनग्रुप में रॉ डाटा के केस में तो मैं काउंटिंग कर रहा होता हूँ, यहाँ पर मैं किस तरह से करूंगा? तो याद रखें यहाँ 9th और 10th ऑब्जर्वेशन तक पहुंचने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
डेटा टाइप 3 में भी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं इंटरवल तक पहुंचने के लिए, और यहाँ वैल्यू तक पहुंचने के लिए भी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं फ्रीक्वेंसी का, आइए सुनते हैं, देखते हैं इसको। 9.5 मतलब नाइन्थ वाली और 10th वाली ऑब्जर्वेशन ढूंढनी है। फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ तक 0 दो दफा आया, मतलब यहाँ तक दो वैल्यूज हो गई। तो आप देखें कि यहाँ तक दो वैल्यूज हो चुकी हैं। फिर 2 + 1 3। इसके बाद आप देखेंगे तो तीन वैल्यूज हो चुकी हैं। अच्छा, फिर 2 + 1 3 हो चुका था, 3 + 3 6। तो यहाँ तक 6 वैल्यूज हो चुकी हैं। अच्छा, फिर 6 + 2 6 हो गई थी, दो और हो गई, 6 + 2 8। यहाँ तक 8 ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं। अच्छा, फिर आपने देखा 8 + 1 9। इसका मतलब नाइन्थ ऑब्जर्व यहाँ तक 9 हो चुकी है, और नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आपकी 4 है। तो आपने नोट कर लिया, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 4। नाइन्थ ऑब्जर्वेशन इज 4। तो यहाँ तक 9 ऑब्जर्वेशन हुई थी। अच्छा, फिर 9 + 2 11। यहाँ तक 11 ऑब्जर्वेशन हो गई, बट 10th वाली ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 5। तो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आपने देखी 4 है, और 10th ऑब्जर्वेशन भी 5 है, 11th ऑब्जर्वेशन भी 5 है। 11th का मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो मैंने नाइन्थ ऑब्जर्वेशन उठाई 4, और 10th ऑब्जर्वेशन उठाई 5, और अब मैं इन दोनों का एवरेज कर रहा हूँ। तो 4 + 5 / 2, द आंसर इज 4.5। एग्जाम्पल 1 में भी देखा था, डाटा टाइप 1 के अंदर हमारा मीडियन 4.5 ही आया था, और यहाँ भी हमारा मीडियन 4.5 आया। आंसर्स मैच कर रहे हैं। अच्छा, अनग्रुप डाटा, रॉ डाटा के अंदर हम कहते हैं, रॉ डाटा में हम कहते हैं मोड उसे कहते हैं जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर हो, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर, या मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो डाटा टाइप 2 के अंदर हम कहते हैं अ नंबर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको नजर आएगी 3, जो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मोड आपका 3 नहीं होगा, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो नंबर मोड होगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 3 है, किस नंबर की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की। तो 2 विल बी माई मोड। यहाँ से किस किस नंबर की फ्रीक्वेंसी 3 है, 9 की, तो 9 विल बी माई मोड। एक मोड हो जाएगा 9, और एक मोड हो जाएगा 2। तो मोड विल बी 2 and 9। एक मोड आपका हो जाएगा 2, और एक मोड हो जाएगा आपका 9। मोड विल बी 2 and 9। 2 and 9। डाटा टाइप 2 में मैंने आपको मीन भी निकालना सिखाया, मीडियन भी निकालना सिखाया, और मोड भी निकालना सिखाया। कॉपी कर लें और एक्नॉलेजमेंट भी दे दें कि क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर है। बाकी बुक 1 मैंने LMS पे अपलोड कर दी थी, यकीनन आई एम नॉट श्योर आप लोग ने प्रिंट की है नहीं की, बट मैंने बुक 1 अपलोड कर दी थी। उसके अंदर नोट्स भी हैं और 5 रुपए के सवाल भी उसी में। जैसे जैसे मैं डाटा टाइप करवाता जाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो मार्किंग स्कीम मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा। 2019 से लेकर 2021 तक के 5 रुपए की मार्किंग स्कीम कंपाइल्ड है, वो मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो वो जो है वो आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा, और उसी पे नोट्स भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसी पे आप 5 रुपए के सवाल भी करेंगे। बेटा +1 जो है वो नहीं करते ना, वो थर्ड कैटेगरी में नहीं करते। मीडियन इंटरवल जब निकालना होता है ना डाटा टाइप 3 के अंदर, तब हम +1 नहीं करते, ये मैंने बताया था। डाटा टाइप 1 में n+1/2, डाटा टाइप 2 में σf+1/2, और डाटा टाइप 3 के अंदर σf/2। वहाँ 1 प्लस करने की जरूरत नहीं होती, और वहां पर मीडियन वैल्यू नहीं निकलती, बल्कि मीडियन इंटरवल निकलता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है उसमें आपको कहा जा रहा है, द टेबल समराइजेज द टाइम्स दैट 435 people took to travel to work on a particular day. The table summarizes the times that 435 people took to travel to work on a particular day. अब आप देख सकते हैं 0 से 10 मिनट्स तक टाइम लेने वाले 60 लोग हैं, तो फ्रीक्वेंसी 60 हो गई। 10 से 20 के दरमियान टाइम लेने वाले 80 पीपल हैं, तो फ्रीक्वेंसी 80 हो गई। 20 से 30 तक टाइम लेने वाले 55 लोग हैं, एंड सो ऑन। डाटा हमें दिया हुआ था। सबसे पहले पार्ट में हमें कहता है कैलकुलेट द एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टू ट्रेवल टू वर्क। आपको पता है डाटा टाइप 3 जो है जिसमें इंटरवल्स होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है σfx/σf।
तो आपने कहा यार 0 से लेकर 10 तक आपका टाइम दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी 60 है, तो सिग्मा एफ एक्स के लिए आपके पास एक्स होना चाहिए। एक्स को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी 60 है, योर फ्रीक्वेंसी इज 60, लेकिन मिडिल वैल्यू जो है इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, आप निकालेंगे। तो याद रखें, हर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए उस क्लास की मिडिल वैल्यू यूज होती है। तो मैंने ये बात पहले भी मेंशन की थी कि यहाँ एस्टिमेट इसलिए आता है कि 0 से 10 तक 60 वैल्यूज हैं, बट कौन सी वैल्यूज, मतलब कितनी वैल्यूज 1 है, कितनी वैल्यूज 2 हैं, कितनी वैल्यूज 3 हैं, कितनी वैल्यूज 8 है, कितनी वैल्यूज 9 है, मुझे नहीं पता। ये बात मुझे नहीं पता कि कितनी वैल्यूज 7 है, कितनी वैल्यूज 8 है, कितनी वैल्यूज 9 है, ये बात मैं नहीं जानता। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम मिडिल वैल्यू ले लेते हैं, हर क्लास का सेंटर पॉइंट तलाश कर लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप मेंटली सोच लें 0 और 10 के दरमियान क्या आता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर लें। जैसे 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया 5। फिर यहाँ से 10, यहाँ से 20, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से आपके पास आ गया 15। फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आ जाएगा 25। सही है, तो आप मेंटली भी सोच सकते हैं कि 20 और 30 के दरमियान 25 आ रहा है, बट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके भी आ सकता है। तो आपने तमाम क्लास सेंटर्स निकाल लिए, तमाम क्लास की सेंटर पॉइंट्स तलाश कर लिए, यानी कि मिडिल वैल्यूज तलाश कर ली और उसको एक्स का नाम दे दिया। फिर फॉर्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आपका फॉर्मूला होता है। तो वी डोंट नीड टू शो द वर्किंग फॉर एक्स। नहीं 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 नहीं, वर्किंग में तो आपको बहुत स्मार्टनेस दिखानी है। अभी तो मैं आपको बहुत जगह पे बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी वर्किंग जरूरी है। बाज़ औक़ात बच्चों को लगता है बहुत ज्यादा वर्किंग हर जगह जरूरी है, हर जगह इतनी वर्किंग जरूरी नहीं होती। हाँ, वर्किंग दिखाया करें, बट कहीं कहीं बहुत ज्यादा वर्किंग हम कर रहे होते हैं और हर जगह बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर एक्स निकालने की वर्किंग तो बिल्कुल शो करने की जरूरत नहीं है, खाली मिडिल वैल्यू लिख दें और एक रो ऐड कर दें, वो काफी है। नजर आना चाहिए ना, मिडिल वैल्यू लिखी हुई नजर आ गई, वो काफी है। उसकी वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। तो मिडिल वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45 एंड 60। फिर क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के मुताबिक हर एक्स को हर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5, यू विल गेट 300। फिर 80 मल्टीप्लाई बाय 15, यू विल गेट 1200। फिर 55 मल्टीप्लाई बाय 25, यू विल गेट 1375। 65 multiplied by 35, you will get 2275. 70 multiplied by 45, you will get 3150. 105 multiplied by 60, you will get 6300. तमाम एफ एक्स जब आपके पास आ जाएं तो हमने उसको ऐड करना है। 300 प्लस 1200 प्लस 1375 प्लस 2275 प्लस 3150 प्लस 6300, इन सबको प्लस करेंगे, आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी 14,600। तो एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मतलब हर एफ को हर एक्स से मल्टीप्लाई करें, जब सारे एफ एक्स आ जाए उनको सिग्मा कर दें, उससे आपके पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। सही है, तो सिग्मा एफ एक्स 14,600 हो गया। और फिर जब आप उसको सिग्मा एफ से डिवाइड करते हैं तो 14,600 डिवाइडेड बाय 435 विल गिव यू 33.563। अच्छा, यहाँ पर याद रखें, जब नॉन एग्जैक्ट आंसर्स आते हैं तो मीन का नॉन एग्जैक्ट आंसर आ रहा था, तो उसूल आपको पहले भी बताया कि वर्किंग आपको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करनी होती है और फाइनल आंसर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है। तो मीन यूजुअली आगे हम एक मेजर सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम मीन का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर हम मीन की वैल्यू जो लेंगे वो हम 3 ऐसे वाला वर्जन नहीं लेंगे, बल्कि 5 ऐसे वाला वर्जन लेंगे। तो अगर हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ होगा 5 ऐसे वाला वर्जन तो हमें याद नहीं रहेगा, हम गलती से 3 ऐसे वाला वर्जन यूज कर लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन के लिए और हमारा फिर वहां पर मार्क्स कट जाएंगे। अक्सर बच्चों को बता बता के थक जाओ, लेकिन वो गलती करते हैं, मार्क्स अपने गवाते हैं। तो याद रखें,
3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, क्योंकि मीन का आंसर मांगा गया है। लेकिन अगर हमें कभी इस आंसर को यूटिलाइज करना होगा सब्सिक्वेंट पार्ट्स में, तो फिर हम 3SF वाला वर्जन नहीं लेंगे, बल्कि 5SF वाला वर्जन लेंगे। तो मीन जो है हमारा है 33.563, राउंड ऑफ करके बन गया 33.6। क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है तो हमने मिनट्स लिख दिया, 33.6 मिनट्स। अगेन अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो कोई पेनलाइजेशन नहीं है, बट बेहतर है कि अगर हम यूनिट्स लिख दिया करें जब हमें याद रहे तो। अच्छा, अब ये जो हमारा मीन आया है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम उतना ही होगा जितना डाटा दिया हुआ था। 435 लोगों का डाटा दिया हुआ था, लिहाजा सिग्मा एफ जो है मेरे पास 435 होगा। 14600 अपॉन 435 से मीन आ गया, जो कि हमने अच्छी तरह से कैलकुलेट करना सीखा, और ये हमने अच्छी तरह से पहले भी देखा हुआ है IGCSE ओ लेवल्स के अंदर। भारत मैंने दोबारा बता दिया। अच्छा, पार्ट 1 में हमने निकाला मीडियन, सॉरी मीन। पार्ट 1 में निकाला मीन, एस्टिमेट ऑफ मीन निकाला, एस्टिमेट ऑफ द मीन टाइम टू ट्रैवल टू वर्क। पार्ट 2 में स्टेट विच इंटरवल इन द टेबल कंटेन्स द मीडियन, स्टेट विच इंटरवल इन द टेबल कंटेन्स द मीडियन, मतलब मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल निकालो। तो मीडियन क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला बताया था सिग्मा एफ डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा था डाटा टाइप 3 के अंदर आपको 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिग्मा एफ अपॉन 2 कर लेंगे। तो 435 डिवाइडेड बाय 2 आपने जब किया तो आपका 217.5 आया। अच्छा, 217.5 का मतलब है 217 और 218 का एवरेज। बट याद रखें, इंटरवल के केस में कोई मसला नहीं है, 217 वाली वैल्यू जिस इंटरवल में होगी 218 वाली भी उसी इंटरवल में होगी, और इंटरवल में कोई एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो डाटा टाइप 1 में और डाटा टाइप 2 के अंदर तो हम एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि वहां हमें मीडियन वैल्यू निकालनी होती है। बट डाटा टाइप 3 में हमें मीडियन वैल्यू नहीं निकालनी होती, बल्कि हमें मीडियन क्लास इंटरवल निकालना होता है। तो क्योंकि हमें मीडियन क्लास इंटरवल निकालना होता है, लिहाजा वहां पर हमें एक तो 1 प्लस करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा अगर हमारा डेसिमल में भी आंसर आ रहा है तो हमें उस डेसिमल को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। और ये बात कंफर्मेशन है, कंफर्म है कि 217.5 अगर आ रहा है तो 217th वैल्यू जिस क्लास में लाया करेगी 218th वाली भी उसी क्लास में लाया करेगी, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे कैसे 217.5 वाली मैं आपको सिखाता हूँ, फ्रीक्वेंसी की मदद से देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको डाटा टाइप 2 में सिखाया था कि आपको फ्रीक्वेंसी की मदद लेने की जरूरत है, उसी तरह डाटा टाइप 3 में फ्रीक्वेंसी की मदद लेने की जरूरत है। तो आपने फ्रीक्वेंसी की मदद ली, तो 60 फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ तक 60 वैल्यूज हो गई। यहाँ तक कितनी वैल्यूज हो गई? 60 हो गई। जब फिर 60 प्लस 80 आपने किया तो 140, इसका मतलब यहाँ तक आपकी 140 वैल्यूज हो गई। अच्छा, फिर 140 प्लस 55 आपने किया तो आपके पास यहाँ तक 195 वैल्यूज हो गई। अच्छा, फिर 195 प्लस 65 जब आपने किया तो यहाँ तक आपकी 260 वैल्यूज हो गई। अच्छा, 260 वैल्यूज होने का मतलब ये है, यहाँ तक 195 थी, यहाँ तक 260 है। इसका मतलब 196 वैल्यू भी यहाँ है, और 259 बल्कि 260th वैल्यू भी यहाँ है। 196 से लेकर 260th तक इस इंटरवल में लाया करती। यहाँ तक 195 वैल्यूज थी, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर 260 हो चुकी। इसका मतलब 217 भी यहाँ लाया करती है, 218 भी यहाँ लाया करती। तो जो इंटरवल मेरा मीडियन इंटरवल बन गया, दैट इज 30 till 40। द मीडियन इंटरवल इज 30 till 40। t is greater than 30 but less than equals to 40। फ्रीक्वेंसी की मदद से हमने देखा, और 217.5 यानी कि 217 और 218 जहाँ लाई कर रहे थे वो सेम ही इंटरवल होगा यकीनन, क्योंकि इंटरवल्स का एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। लिहाजा जो इंटरवल जिसमें दोनों लाई कर रहे थे वो 1 2 3 4, चौथा इंटरवल था जो 30 से 40 तक था, वही मेरा मीडियन क्लास इंटरवल बन गया। अच्छा, मॉडल क्लास इंटरवल के लिए पहले सबसे पहले ये देखा करें कि क्या क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं, क्या क्लास विड्थ तमाम क्लासेस की बराबर है। अगर तमाम क्लास इंटरवल्स इक्वल है
तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर जजमेंट करनी पड़ेगी कि जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मेरी मॉडल क्लास होगी। बिल्कुल मोड बता रहा हूं मैं। यूजुअली गलती ये होती है कि बच्चा कहता है जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मेरा मॉडल क्लास इंटरवल है। बट मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर क्लास इंटरवल्स इक्वल हैं तो फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को देखना है। बट अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हैं, अच्छा अनइक्वल का मतलब है तमाम क्लास इंटरवल सेम है लेकिन कोई एक इंटरवल की विड्थ भी अगर डिफरेंट है ना, तो उसको अनइक्वल में शुमार किया जाएगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जिसका फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको बताया भी था, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। उसको हम जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। क्लास विड्थ क्या है भाई? 0 से 10 तक क्लास विड्थ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 0 इज 10। तो यहाँ से क्लास विड्थ 10 आ गई, फ्रीक्वेंसी 60 थी, तो 60 डिवाइडेड बाय 10, 60 डिवाइडेड बाय 10, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 6। अच्छा फिर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 18 है और यहाँ पर क्लास विड्थ आपकी 10 है, तो 80 डिवाइडेड बाय 10, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 8। फिर यहाँ पर आपने देखा फ्रीक्वेंसी आपकी 55 है, क्लास विड्थ आपकी 10 है, तो 55 डिवाइडेड बाय 10, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 5.5। जब फिर फ्रीक्वेंसी आपकी 65 है और क्लास विड्थ आपकी 10 है, तो 65 डिवाइडेड बाय 10, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 6.5। 70 डिवाइडेड बाय 10, 70 डिवाइडेड बाय 10 इज 7, 105 डिवाइडेड बाय 20 इज 5.25। जब आपने सारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल ली, तो अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो मेरा वो वाली क्लास मेरी मॉडल क्लास इंटरवल बनेगी। ऐसा क्यों? सोचे ना, अगर यहाँ पर 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 80 है और 50 से 70 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो 50 से 70 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों है? क्योंकि इंटरवल ज्यादा चौड़ा है ना। अब ज्यादा, अभी तो वही बात हो गई ना कि एक बच्चा कह रहा है मैंने 5 सवाल किए और एक कह रहा है मैंने 8 सवाल किए। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि 8 सवाल करने वाला बच्चा ज्यादा चैंपियन है। बाद में मैंने पूछा तो मुझे पता चला जो 5 सवाल जिस बच्चे ने किए थे उसने 1 घंटे में किए थे, और जिसने 8 सवाल किए थे उसने 2 घंटे में किए थे। तो 8 सवाल करने वाला 2 घंटे में 8 सवाल कर रहा है, मतलब ऑन एवरेज 1 घंटे में उसने 4 सवाल किए। जबकि दूसरा बच्चा जो है उसने 1 घंटे में 5 सवाल किए। ज्यादा स्मार्ट कौन हुआ? पहला वाला बच्चा जिसने 1 घंटे में 5 सवाल किए। तो सवालात कितने किए ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन अगर हम पर यूनिट टाइम निकाल देंगे तो फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि दरअसल जो है किसने ज्यादा, कौन ज्यादा एफिशिएंट था। इसी तरह यहाँ पर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? इट इज फ्रीक्वेंसी पर यूनिट क्लास विड्थ। 10 की क्लास विड्थ पे फ्रीक्वेंसी 80 थी, यहाँ 20 की क्लास विड्थ पे फ्रीक्वेंसी 105 थी। अच्छा यहाँ तो खाली आखिरी क्लास की विड्थ चेंज है, वरना यूजुअली ऐसा होता है कि काफी सारी क्लासेस की विड्थ डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमें कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? इट्स फ्रीक्वेंसी पर यूनिट क्लास विड्थ, कि एक क्लास विड्थ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है भाई। तो 10 क्लास विड्थ पे 80 है, इसका मतलब 80 डिवाइड बाय 10 करके 1 क्लास विड्थ पे 8 हो गई। तो मैंने सब 1 क्लास विड्थ वाली निकाल ली। 1 क्लास विड्थ पे कितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ व्हिच मींस फ्रीक्वेंसी पर यूनिट क्लास विड्थ। सही है, तो उस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेरी आई है वो है 8, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जिस क्लास की है वही क्लास मेरा मॉडल क्लास इंटरवल होगा। एंड दैट इज वाई मॉडल क्लास इंटरवल इज 10 till 20। मुझे बताएं क्या ये डाटा टाइप 3 है, इसके अंदर मैंने आपको मीन निकालना सिखाया, एस्टिमेट ऑफ मीन निकालना सिखाया, मीडियन इंटरवल निकालना सिखाया, मॉडल क्लास इंटरवल निकालना सिखाया। क्या हमें तीनों पार्ट्स क्लियर है? क्या एग्जाम्पल नंबर 3 इज ऑल क्लियर? यहाँ कोई सवाल है तो बता दें। सर ये जो लास्ट वाले जो मॉडल क्लास है 5.25, आपने 105 डिवाइड बाई 10 नहीं करा इसके लिए? 20, ओके 50 से 20। 70 तक तो 20 का गैप है ना। ठीक है ठीक है। सही है, तो 5.25 आ गया। अच्छा जी, तो हमने मीन, मीडियन एंड मीन एस्टिमेट ऑफ मीन और मीडियन और मॉडल क्लास इंटरवल निकालना सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
और बच्चों को समझ भी आ गया, आपने लिख भी लिया, नोट इसको कर लीजिएगा अपने पास। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट रिलायबल। एक सवाल ये आता है कि कौन सा मेजर सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो देखिए, एक बात याद रख लें, मीन, मीडियन एंड मोड में जो लीस्ट रिलायबल मेजर है वो मोड है, उस पर हम ट्रस्ट करते ही नहीं। क्यों नहीं ट्रस्ट करते, मैंने आपको मिसाल दी थी। ये मीन, मीडियन, मोड क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसपे पूरा डाटा रिलाई कर रहा है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं या सैंपल के को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो सबसे ज्यादा लीस्ट रिलायबल मेजर कौन सा है? मोड। वजह क्या है? मैंने आपको बताया, क्लास के अंदर सबके मार्क्स अच्छे आए थे, 4-5 बच्चे महान ऐसे थे जिनके मार्क्स 0 आ गए, तो मोड आ गया 0। अच्छा, अब मोड का मतलब एवरेज हमारी 0 आ गई। अच्छा, अब जब बताया भाई मोड कितना है, पता चला मोड 0 है। बच्चों से पूछे तो किसी के मार्क्स 75 है, किसी के 80 है, किसी के 85 है। अब भाई एवरेज तो कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, बच्चे सारे बच्चे फेलियर थोड़ी हैं जो मोड एवरेज आपकी 0 आ गई। लेकिन मोड ने क्या किया? गुमराह कर दी। क्योंकि 0 वाले बच्चे सबसे ज्यादा तादाद में थे, तो मोड आपका 0 हो गया, तो मेजर ऑफ स्टैंडर्ड से 0 हो गया, मोड की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या ये मोड रिप्रेजेंटेटिव होगा? डेफिनेटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। ये नहीं हो सकता कि वो जो है रिप्रेजेंटेटिव हो। इसलिए मोड रिलायबल नहीं होता। जब भी आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा मोस्ट रिलायबल है, तो मोड को तो हम किसी ना किसी तरह, कोई ना कोई अ, सवाल की में जस्टिफिकेशन तलाश करके मोड को हम कह देते कि ये मोड रिलायबल नहीं है। जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें मोड निकालने पे मोड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जैसे 0 स्मॉलेस्ट नंबर है ना, वैसे मोड बाज औकात जब मोड निकाला जाता है तो वो लीस्ट नंबर होता है, तो हम कहते हैं मोड नहीं है इस केस में क्योंकि मोड स्मॉलेस्ट नंबर है। अच्छा, जब कोई समझ नहीं आ रहा होता रीजन, तो आप ये कहते हैं कि भाई मोड इज द लीस्ट रिलायबल। क्यों भाई? अगर पूछे बताओ क्यों रिलायबल नहीं है, तो आप कहेंगे मोड नॉट रिलायबल बिकॉज एनी नंबर which occurs for the maximum number of times, which is repeated for the maximum number of times becomes a mode। कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा दफा रिपीट होता है वो मोड बन जाता है। तो उस केस में अगर मोड मिसाल है आपका 3 है, तो आपने कहा 3 was repeated for the highest number of times, so it has become the mode। तो any number which is repeated for the highest number of times becomes the mode। या any number which is repeated which occurs 3 times, जैसे कोई नंबर 3 दफा आने में मोड बना है, तो आप कहेंगे कोई भी नंबर 3 दफा आता है तो मोड बन जाता है भाई। तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन निकाल के मोड को तो हम अनरिलायबल कहते हैं। अब फैसला मीन और मीडियन में से होता है ज्यादा रिलायबल कौन सा है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर डाटा में आउटलायर्स मौजूद है, मतलब एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो वैल्यूज, मिसाल है क्लास के अंदर एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, सबके मार्क्स अच्छा है, 70, 80, 85, 90, 1-2 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 0 आए। अब ये जो एक्सट्रीमली लो वैल्यूज है ना, अगर ओवरऑल वैल्यूज हायर एंड पर हैं और कोई अचानक कोई इक्का दुक्का वैल्यूज लोअर एंड पे आ जाती हैं, तो ऐसी वैल्यूज कहलाती हैं आउटलायर्स। एग्जामिनर की जबान में ये कहलाती हैं आउटलायर्स। तो एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज जो होती हैं उसको आउटलायर्स कहा जाता है। आउटलायर्स की वजह से मीन डिस्टॉर्ट हो जाता है। मीन क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है, मतलब मीन जो है वो एवरेज खराब हो जाती है उन पर्टिकुलर वैल्यूज की वजह से। तो अगर डाटा में आउटलायर्स मौजूद हो, मतलब एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज मौजूद हो जिसकी वजह से मीन खराब हो जाए, तो उस केस में हम मीडियन को प्रेफर करते हैं। अच्छा, आउटलायर वाजे तौर पे नजर आएगा ना, सारे नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे, 20, 30, 10, 15, मतलब 10, 15, 20 इस तरह वैल्यू नजर आ, अचानक एक वैल्यू 50 या 60 या 70 नजर आएगी, तो आपको हट कर नजर आएगी वो वैल्यू। या बहुत सारी वैल्यू अपर एंड पर होंगी और अचानक एक बहुत लोअर वैल्यू नजर आएगी, तो आप समझ जाएंगे कि ये बहुत लोअर एंड पर। तो ऐसी वैल्यूज जो हट कर हो उसे आउटलायर कहा जाता है। और अगर डाटा में आउटलायर मौजूद है, तो मीन क्योंकि तमाम वैल्यूज को कंसिडरेशन में लेता है, तो आउटलायर्स उसे अफेक्ट कर देते हैं। लिहाजा एक्सट्रीमली हाई या एक्सट्रीमली लो वैल्यूज की मौजूदगी में मीन को हम नहीं कंसिडर करते, मीन को हम रिलायबल नहीं मानते, बल्कि हम उस केस में मीडियन को प्रेफर करते हैं। मीडियन कैसे अफेक्ट नहीं होता भाई? एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज तो अरेंज करने के दौरान एंड में रह जाती है। मीडियन तो अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं, तो वो एंड पे रह जाती है। जब वैल्यूज एंड में रह जाती हैं तो वो फिर आउटलायर्स एंड में रह जाते हैं, तो वो मीडियन को अफेक्ट नहीं करते और मीडियन पे ज्यादा रिलायबल होता है। तो बॉटम लाइन ये कि अगर डाटा में आउटलायर्स हैं तो फिर मीडियन बेहतर है, और डाटा में आउटलायर्स नहीं है तो फिर मीन बेहतर है। आउटलायर्स नहीं है तो मीन क्यों बेहतर है? क्योंकि मीडियन सिर्फ मिडिल वैल्यू को देखता है और मीन तमाम वैल्यूज को कंसिडरेशन में लेता है।
इसलिए तमाम वैल्यूज को कंसिडरेशन में लेने वाला ज्यादा रिलायबल हुआ। लेकिन जब आउटलायर है मौजूद, आउटलायर या आउटलायर्स मौजूद हैं, तो फिर मीडियन ज्यादा बेहतर है। क्यों भाई? क्योंकि मीन तमाम वैल्यूज को लेता है, तो लिहाजा जब उसने आउटलायर्स को भी कंसिडरेशन में लिया तो वो अफेक्ट हो गया। इसलिए उस केस में मीडियन लेना बेहतर है, क्योंकि आउटलायर्स उसे अफेक्ट नहीं करते। यही मैंने एक समरी कुछ यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, मोड तो हम नहीं लेते, लेकिन मोड का पता है फायदा क्या है? कि कुछ नॉमिनल या कैटेगोरिकल डाटा ऐसा होता है, मतलब जो नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, जिसके अंदर ना मीन निकलता है ना मीडियन निकलता है, फिर हमारा वाहिद साथी मोड होता है। जैसे मिसाल है, द प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज अ नॉमिनल वेरिएबल। मतलब कुछ लोगों से हमने पूछा भाई किस में आते हो, एक ने कहा कार, एक ने कहा बस, मतलब कुछ ने कहा कार, कुछ ने कहा बस, कुछ ने कहा ट्रेन, कुछ ने कहा बाइसाइकिल, और मुख्तलिफ हमारे पास ओपिनियंस आए। अब जरा निकाल लें उसका मीन। कार प्लस बस प्लस ट्रेन प्लस बाइसाइकिल डिवाइडेड बाय 4, करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, मीन निकल ही नहीं सकता। अच्छा भाई, कर ले अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कार बस ट्रेन बाइसाइकिल को, अरेंज भी नहीं हो सकता, मीडियन भी नहीं निकल सकता। अब जब ऐसा डाटा है ना, नॉन न्यूमेरिकल डाटा, ना इसका मीन निकल सकता है ना मीडियन, तो फिर मोड निकलता है। अब इसमें सबसे ज्यादा दफा मिसाल है ट्रेन आया, 10 लोग ऐसे थे सैंपल में जिन्होंने ट्रेन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन हमारा जो है वो मोड हो गया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, दैट इज मोड जो होगा वो होगा ट्रेन। सबसे ज्यादा दफा ट्रेन बोला गया, लिहाजा मोड हमारा ट्रेन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर नॉन न्यूमेरिकल डाटा है, नॉमिनल या कैटेगोरिकल डाटा है, द डाटा द डाटा फॉर दैट डाटा ना मीडियन निकल सकता है ना मीन निकल सकता है, तो मोड वाहिद होता है। तो मोड इज यूजुअली नॉट प्रेफर्ड एज इट इज द लीस्ट रिलायबल मेजर। However, the mode will be the best measure of central tendency, as it is the only one appropriate to use when dealing with nominal or categorical data. As such, data cannot be ordered. ना इनका मीन निकल सकता है, ना ये ऑर्डर हो सकते हैं कि इनका मीडियन निकल सके। इसीलिए उस केस में वाहिद मोड होता है और वो हमें हमारे काम आता है। पहला पॉइंट कह रहा है मीन इज द मोस्ट रिलायबल मेजर as it takes into account all the values, because it uses all the values in the data set to give us an average. But it is the most reliable measure when there are no outliers. So mean is the most reliable measure if there are no outliers. Outliers किसे कहते हैं? Extremely large और small values को outliers कहा जाता है। तो outliers की वजह से मीन इफेक्ट हो जाता है, लिहाजा जब outliers मौजूद हो तो मीन फिर हम प्रेफर नहीं करते। तो मीन वैसे मोस्ट रिलायबल है क्योंकि तमाम वैल्यूज को वो कंसिडर करता है, बट आउटलायर्स के केस में उसे हम कंसिडर नहीं करते, बल्कि मीडियन लेते। तो मीडियन इज यूजुअली प्रेफर्ड व्हेन देयर आर आउटलायर्स, एज इन सच केसेस द वैल्यू ऑफ द मीन गेट्स डिस्टॉर्टेड। क्योंकि आउटलायर्स ने मीन को डिस्टॉर्ट कर दिया और मीडियन इफेक्ट होता नहीं है, तो उस केस में मीडियन ले लेते हैं। Therefore, in case of outliers, the median is better than the mean because it is not influenced by extremely large or small values. अरेंज करने पर वो एंड में रह जाती हैं। सही है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 तीनों आपके सामने रख दिए। जब सवाल पास से बस के करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। सही है। अच्छा, यहाँ तक हमने बात को कवर कर लिया मेरे ख्याल से। आज यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, और फिर इंशाल्लाह इसको मजीद हम आगे लेके जाएंगे। ये पहला टॉपिक की पहली कैटेगरी, इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत सारी बातें बतानी है। नॉमिनल एंड कैटेगोरिकल डाटा कहते हैं नॉन न्यूमेरिकल डाटा। नॉमिनल और कैटेगोरिकल डाटा मींस नॉन न्यूमेरिकल डाटा, जैसे कार बस ट्रेन बाइसाइकिल, इसमें नंबर्स का है। सही है। तो मैंने ये आपके सामने कुछ पॉइंटर्स भी रखे जिसकी बेसिस पर आप इंशाल्लाह आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और सवाल में हमेशा आपको एप्लीकेटिव होना पड़ता है एज पर द गिवन सिनेरियो। ये बात इंशाल्लाह आप सवालों के साथ मजीद सीख लेंगे। सिर्फ जनरल स्टेटमेंट कहना कि आउटलायर है इसलिए मीन नहीं है बेहतर, ये मुनासिब नहीं होता। बल्कि आपको जो डाटा में आउटलायर के नंबर मौजूद है ना, जैसे 100 वैल्यू आउटलायर है, तो आप बताएंगे कि भाई सारी वैल्यूज लो हैं, एक अचानक आउटलायर है 100 का, उसकी वजह से मीन डिस्टॉर्ट हो गया, इसलिए मीन रिलायबल नहीं। तो वो आउटलायर की वैल्यू आपने आंसर के दौरान मेंशन करनी होगी, इन कॉन्टेक्स्ट आपने बात करनी होगी, और आपने वो नंबर उठा के बाकायदा आंसर में लिखना होगा कि ये आउटलायर की वजह से मेरा मीन रिलायबल नहीं। सही है जनाब, मुझे बताएं बात यहाँ तक क्लियर हो गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले, अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है। अब आपने ये करना है कि आपने जो है जितना मैंने पढ़ाया उसको एक दफ़ा रिकैप करना है, और बुक 1 जो मैंने अपलोड की है LMS पे, उसको आपने प्रिंट कर लेना है नेक्स्ट क्लास तक, अगर नहीं किया अब तक तो, ताकि फिर आप मेरे साथ साथ नोट्स ऐड करते चले जाएं।
सही है जनाब, इस कैटेगरी को इंशाल्लाह अगली दफ़ा आगे लेकर जाते हैं। और तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।